हेलो डियर, कैसे हो आप? आज आपकी क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आपका ये टॉपिक हम समझते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर, जो आपका जो अप्रोच है एंड जो आपका फिनेंशियल पोजीशन के लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का एक पार्ट बनता है। डियर, फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो के अंदर हम लोग स्टडी किया जाएगा डेब्ट इक्विटी रेशियो। ये बहुत विवाद का प्रश्न होता है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो के अकॉर्डिंग हम जो चल दायित्व हैं यानी कि करेंट लाइबिलिटीज है, डेप्ट के अकॉर्डिंग इनको भी इंक्लूड किया जाए कि नहीं। एंड डिफरेंट अकाउंटेंट्स के बीच ये अब भी मतभेद का विषय बना हुआ है। लेकिन टुडे डियर वी आर गोइंग टू स्टडी इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ डेप्ट इक्विटी रेशियो and how students calculate in the examination regards BCom third year and also the MCom management accounting and also the MCom according to financial management. There are different courses have available the debt equity ratio. So students, हम इस टॉपिक पे आज डिस्कशन किया जाए कि एक्चुअली ये डेप्ट इक्विटी रेशियो जो आपका है, ये डेप्ट इक्विटी रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और बिजनेस के लिए इसकी ये कब बिजनेस के फेवरेबल कंडीशंस में होगा या कब बिजनेस के अनफेवरेबल कंडीशंस में होगा। तो चलिए इसके विषय में डिस्कशन किया जाए कि डेब्ट इक्विटी रेशियो, आप नाम से देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल long-term liabilities and owner's fund is called debt equity ratio। बहुत सामान्य सी बात है डियर कि जो डेप्ट और जो इक्विटी का रेशियो है, यानी कि बिजनेस के अंदर जो बाह्य दायित्व हैं यानी कि लॉन्ग टर्म लोन है, इनका हित, इनका इंटरेस्ट भी सेफ होना चाहिए। तो क्या उनके लिए अंशधारियों की पूंजी अवेलेबल, इनके अंशधारियों की पूंजी उतना सफिशियंट है या नहीं है। यानी कि ये कह सकते हैं कि भाई बिजनेस में जो दो कैपिटल आपने देखा कि देखो, अभी इस पे डिस्कशन किया जाएगा। आपके पास बिजनेस में ओनर्स फंड होता है या आपके पास बारोड फंड होता है। आप ये सही मामले में ये आप इनको कहते हैं कैपिटल, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर में ये दोनों होते हैं। या क्या बारोड फंड, यानी ऐसे फंड जो आपने लोन लिया है, लोन लिया और कैपिटल बनाया। तो देखो, कैपिटल की जहां तक बात है, कैपिटल हमेशा लॉन्ग टर्म होता है आपका। कैपिटल यानी पूंजी आपका हमेशा दीर्घकालीन होता है, यानी कि कैपिटल हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। इट मीन इसमें इंक्लूड किया जाएगा डिबेंचर प्लस जो आपने लॉन्ग टर्म बारोइंग की है ना, ये दोनों आपके इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अच्छा, ये बारोड फंड होता है। अच्छा, जो ओनर्स फंड होता है, जो आपके ओनर्स फंड होते हैं ना, इस ओनर फंड के अकॉर्डिंग किन किन चीजों को, यानी स्टूडेंट्स इक्विटी प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस होता है, इनको इंक्लूड किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये प्रश्न बनता है ना कि आपके बिजनेस के अंदर ये जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, आपके अंदर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी यानी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या नहीं है, यानी दीर्घकालीन दायित्वों को पेमेंट के लिए आपके पास अवेलेबल फंड, मालिकों का यानी ओनर का फंड अवेलेबल है या नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इसका यदि देखा जाए तो आपके बिजनेस के अंदर मैंने कहा कि दो दो तरह की कैपिटल इन्वॉल्व होती है, दो पूंजी इन्वॉल्व होती है। तो यदि आपने बिजनेस अपना ट्रेड ऑन इक्विटी कर रखा है, यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स,
बात यहाँ स्पेशली इस बात की है कि यदि आपका बिजनेस कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म लोन पर ज्यादा डिपेंड है, इट मीन कि आप यदि ट्रेड ऑन इक्विटी करते हो, ये एक आपका सेंटेंस निकल के आ गया, ट्रेड ऑन इक्विटी, आपका व्यापार यदि समता पर है, इट मीन कि आपके बिजनेस में व्हेन borrowed fund is higher than owners fund, यदि आपका borrowed fund क्या चीज कि आपके पास लॉन्ग टर्म लोन ज्यादा है और यदि ओनर फंड कम है, तो आप क्या करते हो, ट्रेड ऑन इक्विटी कर रहे हो, यानी समता पर आप व्यापार कर रहे हो। तो कुछ चालाक बिजनेसमैन या चालाक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता ना कि शुरुआत के दिनों में ये ज्यादा अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में बारोड कैपिटल ज्यादा इन्वॉल्व कर लेता, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना चाहता है। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि इसका इफेक्ट जो होता है ना, वो अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर्स की मिलने वाले प्रॉफिट यानी डिविडेंड पर इसका असर जाता है। उन्हें देखो, जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आपका बारोड फंड ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली जो डिविडेंड्स होल्डर्स होता है ना, कि अल्टीमेटली जिसको ये प्रॉफिट मिलना होता है, उसके प्रॉफिट पे इसका इंपैक्ट अवश्य आएगा। बिना इंपैक्ट आए आपका बिजनेस उससे अछूता नहीं रह सकता। निश्चित ही जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना, उसका इफेक्ट उनके प्रॉफिट पे जाना है। सो डियर, अब क्या होता है कि बिजनेस कुछ दिन तक अपने शेयर होल्डर्स को कम प्रॉफिट दे सकता है, और जैसे जैसे उसके पास प्रॉफिट उसका बिजनेस मूव हो गया, उसका बिजनेस बहुत ही स्पीड पकड़ लिया, कंपटीटर को मार्केट से आउट कर दिया, फिर क्या होता है, फिर वो अपने पूंजी पे उसका जो उनका बारोड कैपिटल है उसका पेमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर क्या है, मार्केट में वो छा जाते हैं। तो कभी कभी अगर ट्रेड ऑन इक्विटी है तो ये बिजनेस के लिए फायदेमंद है। सो यदि डेब्ट इक्विटी रेशियो के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं तो ट्रेड ऑन इक्विटी, तो इसके विषय में बिना डिस्कशन किए ये क्लास आपकी आगे मूव ही नहीं हो सकती। तो डियर, अब आपने क्या किया, आपका बिजनेस है, ट्रेड ऑन इक्विटी है, यानी कि हाई डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब हम लोग डेब्ट इक्विटी रेशियो पे चलते हैं। तो इस फिगर को मैं मिटाऊंगा और इसे मैं मिटाऊंगा। तो डियर, अगर आपके बिजनेस में सच रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन outsider long term fund and owners fund mean it means dear debt equity रेशियो, ये कह सकते हैं डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेट जो है आपके क्या है, या ये कह सकते हैं, इनका मतलब है लॉन्ग टर्म आउटसाइडर फंड अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, या हम इसको ये कह सकते हैं कि जितने आपने डिबेंचर इशू किया और लॉन्ग टर्म बारोइंग, जितना लॉन्ग टर्म बारोइंग किया, और देखो इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर्स प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो कहलाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखो आपके सामने एक समस्या है कि अकाउंटेंट्स के बीच, मैंने पहले भी कहा कि अकाउंटेंट्स के बीच ये मतभेद है, ये उनके अप्रोच में डिफरेंसेस है कि यदि डेब्ट इक्विटी रेशियो के अंदर हम कंप्लीट आउटसाइडर फंड को ले लें, इट मीन की चाल दायित्व यानी कि करंट लायबिलिटीज को भी इन्वॉल्व कर लें, तो हम समझते हैं कि कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं या जो कुछ अकाउंटेंट्स हैं ये कहते हैं कि कंप्लीट आउटसाइडर फंड लेंगे, लेकिन नहीं। आप अपने क्वेश्चन के अंदर जब भी आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिसेस सॉल्व कीजिए तो आउटसाइडर फंड मतलब कि लॉन्ग टर्म लोन एंड
डिबेंचर्स को ही यहाँ पे रखे और शेयर होल्डर फंड मीन की इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंट शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। माय डियर, ये रेशियो जो एक्सटर्नल्स फंड है ना, ये उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया के अंदर या जो गाइडलाइंस है इसके अकॉर्डिंग इनका रेशियो 2:1 का होना चाहिए, यानी कि आपके अंदर 1 लाइबिलिटीज होनी चाहिए और 2 आपका कैपिटल होना चाहिए। इट मीन कि अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका जो बिजनेस है ना वो ज्यादा सेफ रहेगा, आपका बिजनेस भी सेफ रहेगा, प्लस साथ ही साथ जो ऋणदाता है यानी कि जो जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म लोन किया हुआ है बिजनेस को, उनका इंटरेस्ट भी सेफ होगा। यानी कि जैसे यदि ये डेब्ट इक्विटी रेशियो हाई होता जाएगा, हाई होता जाने का मतलब क्या है कि आपके बिजनेस के अंदर लाइबिलिटीज ज्यादा होता जाएगा, आपके बिजनेस के अंदर ओनर्स फंड कम होता जाएगा, तो इट मीन कि आपका बिजनेस ज्यादातर ट्रेड ऑन इक्विटी हो रहा है, यानी कि समता पर व्यापार कर रहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि बिजनेस के ओनर्स को जो प्रॉफिट मिलनी होगी ना, ये प्रॉफिट उसे कम मिलके इंटरेस्ट के स्वरूप में, इन सेंस ऑफ इंटरेस्ट, वो ज्यादा पेमेंट देने लगेगा। तो फिर धीमे धीमे शेयर होल्डर्स का जो ट्रस्ट है वो कंपनी से या वो ऑर्गेनाइजेशन से धीमे धीमे उसका वो घटता जाएगा, और साथ ही साथ उसको मिलने वाला जो डिविडेंड्स है वो भी कम होता जाएगा। और जब डिविडेंड्स कम होता है तो निश्चित ही शेयर होल्डर्स को प्रॉब्लम्स होती है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का हाई होना वो बिजनेस की स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक, जब तक कि बिजनेस को मूव करना हो, जब तक कि बिजनेस को फास्ट ले चलना हो या कंपटीशन को बीट करना हो, और फिर क्या करो आप अपने एक्सटर्नल लायबिलिटीज का धीमे धीमे पेमेंट कर लो, अपने प्रॉफिट से निकालो उनका पेमेंट कर लो, प्रॉफिट से निकालो पेमेंट कर लो, फिर धीमे धीमे वो आपका बिजनेस अपने सही पोजीशन पे पहुंच जाता है और आप एक स्ट्रांग पोजीशन में अपने बिजनेस को मूव कर रहे होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम समझते हैं कि डेब्ट इक्विटी रेशियो बिजनेस के अंदर यदि हाई होगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो हाई नहीं होना चाहिए। डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 का अमूमन जो रेशियोज बताया गया है कि 2:1 के लेवल पे होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होता है, यानी लाइबिलिटीज अगर ज्यादा होती है और आपका ओनर्स फंड यदि कम होता है, तो ट्रेड ऑन इक्विटी होने लगेगा और नुकसान होता है बिजनेस का, क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा चला जाएगा और बिजनेस को प्रॉफिट, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कम मिलने लगेंगे। सो डियर, हम लोग का जो ये डेब्ट इक्विटी रेशियो है, जितने भी आपके अंदर कंफ्यूजन हो आप इसे समाप्त कर लें, क्योंकि डेब्ट का मतलब क्या है, एक्सटर्नल लॉन्ग टर्म फंड्स एंड जो लॉन्ग टर्म लोन लिया गया है, एंड शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड को नेटवर्थ भी आप कहते हो। एंड मैंने डिफरेंट क्लासेस में हमने इसको बताया हुआ है कि शेयर होल्डर फंड्स आप कैसे निकालो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम समझते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे ढंग से ये टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन छोटा सा इसको लेके सॉल्व कर लिया जाए। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 1 मिनट। नाउ डियर, ये आपका एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि इक्विटी 1000 इक्विटी शेयर कैपिटल 100 ईच 1 लाख का, जनरल रिजर्व है आपके पास 50,000 का, एसपीएल क्रेडिट बैलेंस है, और डिबेंचर्स आपके पास 1 लाख के हैं, ट्रेड पेबल्स आपके पास 30,000 का है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 का है। आपको इसके अंदर डेब्ट इक्विटी रेशियो फाइंड करना है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो है क्या। तो चलिए देखते हैं डियर। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है ये बहुत साफ है कि लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल लाइबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। तो लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आपके पास क्या है डियर, केवल एक आपके पास यहाँ डिबेंचर्स हैं, ट्रेड पेबल्स होता नहीं है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता नहीं है। अब देखो आपके पास कैपिटल, आपके पास इक्विटी 1 लाख का है, जनरल रिजर्व्स का बैलेंस 50,000 का है, और इस एसपीएल का बैलेंस 25,000 का है। बाकी डियर ये सब कुछ हो जाने के बाद इनको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा,
हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, तो आप इसको टोटल कर ले तो ये आता है आपका 1 लाख डिवाइडेड बाई 1,75,000। इट मीन कि ये रेशियो, इसको तो हम 1 रख लें और 1 लाख डिवाइडेड बाई 1,75,000 यानी 0.57 0.571 यानी ये रेशियो आपका 0.571:1 आता है। ये आपका कैलकुलेट होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो माय डियर, हम समझते हैं कि डेब्ट इक्विटी रेशियो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा कि डेब्ट मतलब कि एक्सटर्नल लॉन्ग टर्म लोन, एक्सटर्नल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। बस ये डेब्ट इक्विटी रेशियो, हाई डेब्ट इक्विटी रेशियो बिजनेस के लिए स्टार्टिंग समय पे जब बिजनेस को मूव करना हो तो चलो ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस होंगे, लेकिन कंटिन्यू बिजनेस यदि हाई डेब्ट इक्विटी रेशियो पर काम कर रहा है तो ये बिजनेस के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस पैदा कर देता है। ओके, तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।